हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जय प्रजापति, चैनल गोल्डन यंग माइंड। और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का सेकंड पार्ट। जो हम लोगों ने लास्ट में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था बायोलॉजी का, उसी का आज हम कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हैं? सेकंड पार्ट। तो अगर आपको लोगों को ध्यान हो तो हम लोगों ने अंतःग्रहण तक अपना चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर है वो उसमें कंप्लीट कर लिया था। मैंने क्या बोला था आपको? अब पाचन में आपको सेकंड लेक्चर में। तो आज हम यहाँ पे पाचन पढ़ने के लिए आए, तो देखते हैं पाचन। पाचन मतलब डाइजेशन। तो पाचन सभी लोगों को पता होगा कि होता क्या है, लेकिन अच्छे से नहीं पता होगा और कुछ को पता होगा ही नहीं। अब जिनको पता है वो अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है तो देखते हैं। अगर आपको पता हो, मैंने जो फर्स्ट लेक्चर में कुछ बताया था, इससे रिलेटेड थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं कि ये आपको बखूबी समझ में आए, बहुत अच्छे से आए, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा पार्ट फर्स्ट की, उसको देखना है और अच्छे से देखिएगा। तो देखते हैं पाचन में होता क्या है कि जो जटिल कार्बनिक यौगिक रहते हैं या फिर अघुलनशील यौगिक रहते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक या जो अघुलनशील यौगिक रहते हैं उनको सरल कार्बनिक यौगिकों या घुलनशील यौगिकों में जो बदलने की प्रोसेस होती है। अब आप कहोगे ऐसे इससे, ये तो आप पहले ही बता चुके थे। जब इनको हम बदलेंगे तो कुछ तो भौतिक प्रक्रम यूज करेंगे या फिर भौतिक अभिक्रियाएं यूज करेंगे या भौतिक परिवर्तन या तो कुछ रासायनिक परिवर्तन को यूज करेंगे। तो समझ रहे हो, जैसे अपने पास कोई चीज़, जैसे भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन किस रूप में होता है? जटिल रूप में होता है। लेकिन जैसे ही मुख में ग्रहण करते हैं तो इसका पाचन होना स्टार्ट हो जाता है, या पाचन होता रहता तो ये किस में बदल जाता है? सरल अणुओं में। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि जटिल कार्बनिक या अघुलनशील जो यौगिक रहते हैं उनको सरल कार्बनिक यौगिकों में बदलने की जो प्रक्रिया होती है। अब बदलने के लिए कुछ अपन लोगों को यूज करना पड़ेगा, वो क्या होगा? भौतिक और रासायनिक प्रक्रम। अब इसको डेफिनेशन में कैसे बोलेंगे तो सुनिएगा कि जटिल कार्बनिक व अघुलनशील पदार्थों को भौतिक तथा रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल कार्बनिक यौगिकों या फिर घुलनशील यौगिकों में जो परिवर्तित करने की क्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? पाचन। क्लियर है आप सभी का कि नहीं है? बताइएगा। क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में और बहुत अच्छे से मैंने बताया। तो जब ये क्लियर हो जाए तो अब आप कहोगे पाचन, तो पाचन स्टार्ट करते हैं। और पाचन किसके पढ़ेंगे अपन लोग? मनुष्य के बारे में, कि मनुष्य के पास किस प्रकार भोजन को ग्रहण करता है और किस प्रकार इसका पाचन करता है। तो अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे ही आप भोजन मुख में रखते हैं और पाचन स्टार्ट हो जाता है। कहोगे ये कैसे? तो देखिए, पढ़ेंगे पता चलता जाएगा। तो किस में देख रहे हैं हम पाचन? मनुष्य में। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग मुख में पाचन, डाइजेशन इन माउथ। तो आपको पता है, जैसे ही आपने भोजन को मुख में रखा, अर्थात भोजन को मुख में रखा, तो जैसे ही आप भोजन को मुख में रखते हैं इसके बाद क्या करते हैं? चबाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको क्या करने लगते हैं? दांतों की सहायता से क्या करते हैं? चबाते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो कि जैसे ही भोजन को मुख में रखा और दांतों की सहायता से चबाना स्टार्ट करते हैं तो हमारे मुख में क्या पाई जाती है? लार। क्या पाई जाती है? लार। और जो लार होती है वो क्या होती है? इस भोजन में मिक्स होने लगती है। भोजन में क्या होने लगती है? मिक्स। जैसे समझिए, जैसे कोई सूखी चीज़ है, अगर उसको आप तोड़ने की कोशिश करेंगे, पतला पतला बहुत ज़्यादा मसीलने की कोशिश करें तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर कोई गीली चीज़ है और उसको जल्दी से आपको करना है, पतले रूप में परिवर्तित करना है, तो आसानी से हो जाएगा। तो इसीलिए भोजन को जैसे ही मुख में रखते हैं तो क्या मिला दिया जाता है? लार। अब वो जायज़ से अपने आप मिलने लगती है, और भोजन को जैसे ही मुख में रखने के पश्चात लार मिलती है तो भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। अब कहोगे कैसे? तो जो लार होती है, लार में एक एंजाइम पाया जाता है, इस एंजाइम का नाम है टाइलिन। लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करने लगता है? इसको पाचन करने लगता है। जैसे हम भोजन को चबाते रहते हैं, चबाते रहेंगे
एक स्थिति ऐसे आ जाएगी, चबाने के पश्चात एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, जो भोजन रहेगा वो कैसा हो जाएगा, लेई सदृश। कैसा हो जाएगा, लेई सदृश। लेई आपने देखी होगी कि लेई सदृश कैसा हो जाता है। तो समझिएगा मुख में पाचन कैसे किया हम लोगों ने, यहाँ तक आपको वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में समझ में आ गया। अब आपको लिखना क्या है, समझिएगा। जैसे ही हम भोजन को मुख में रखते हैं और दांतों की सहायता से क्या करते हैं, चबाना स्टार्ट करते हैं, तो मुख में उपस्थित जो लार होती है वो भोजन में मिलने लगती है और इसका क्या होने लगता है, सरलतम रूप में विघटन होने लगता है। जो लार होती है, लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइलिन नामक एंजाइम, और इस एंजाइम की सहायता से भोजन कैसा, लेई सदृश परिवर्तित हो जाता है। यहां तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि मुख में भोजन का पाचन किस प्रकार हो रहा है। अब भोजन का जब पाचन हो जाएगा तो आपको पता है मुख में पाचन हुआ, ग्रसनी ग्रास नाल से होती हुई ये कहां पे पहुंच जाती है, अमाशय, जिसको हम बोलते हैं स्टोमच। जब यहाँ पे इसका पाचन होगा तो कहते हैं जैसे किसी कार्य को करना है, जैसे आपने कोई नोटबुक बनाई तो उसको कंप्लीट कर लिया, अब फिर उस टीचर के पास जाएगी, टीचर उसको चेक करेगा, फिर प्रिंसिपल के पास जाती है, वो मोहर लगाते हैं। इस ऐसी प्रोसेस आपने स्कूलों में देखी होगी। तो सेम यहीं पे ऐसा हो रहा है कि सबसे पहले भोजन का मुख में पाचन हो गया, अब इनकी जितनी कैपेसिटी थी इनने इतना कार्य कर दिया अपना, अब ये किसको ट्रांसफर कर देते हैं, अमाशय को। तो देखते हैं आगे पाचन कहाँ पे होने वाला है, अमाशय में। अमाशय में पाचन मतलब डाइजेशन इन स्टोमच। तो जो भोजन आता है, भोजन अमाशय में आता किस प्रकार है, तो भोजन आता है ग्रास नली की सहायता से। किसकी, ग्रास नली की सहायता से भोजन कहाँ पे पहुंचता है, अमाशय में। और जैसे ही भोजन अमाशय में पहुंचा, भोजन का क्या होने लगता है, क्रमाकुंचन गति द्वारा पिसने लगता है। क्या बोल सकते हैं, क्रमाकुंचन। भोजन को क्रमाकुंचन गति की सहायता से इसका क्या होने लगता है, पिसने लगता है, इसको छोटे रूप में परिवर्तित करने लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को, ये बताइए। आना चाहिए, देखिए समझें। देखिए जैसे ही भोजन ग्रास नली की सहायता से अमाशय में पहुंचा और अमाशय में इसका क्रमाकुंचन गति से क्या होने लगा, पिसने लगा। ये अब कहोगे कैसे, कभी सिलबट्टे पे कुछ पीसा है, सेम इसी प्रकार से भोजन भी भैया पिसने लगे अच्छे से। जैसे भोजन इसमें पिसने लगता है तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर बात करें तो एंजाइमों का होता है। तो क्रमाकुंचन की गति द्वारा जैसे ही भोजन को पीसेंगे तो अमाशय में भी भैया कुछ एंजाइम पाए जाएंगे। अब इन एंजाइम की सहायता से हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार पाचन को बढ़ावा मिलता है या फिर पाचन की क्रिया आगे बढ़ती है। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूं और आगे बढ़ता हूं। आई होप नोट हो गया होगा, तो भैया आगे बढ़ें। तो देखेंगे जो जैसे ही हमने कस में अमाशय में पाचन करना स्टार्ट किया, क्रमाकुंचन गति हुई। अब क्या होता है, अमाशय में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, देखते हैं। एक होता है HCl, एक होता है प्रोपेप्सिन और एक होता है रेनिन। एक क्या होता है, रेनिन। ये 3 एंजाइम पाए जाते हैं और इन 3 एंजाइमों का कार्य क्या होता है कि ये भोजन को बहुत ही अच्छी तरीका से सुगमता से क्रिया करते हैं। तो जैसे आपको देख रहा होगा या दिखाई दे रहा होगा HCl, HCl आपको पता है ये क्या है, एक अम्ल। बोलिए अम्ल है कि नहीं है। तो आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे कि ये किस कार्य आता है। अम्ल का कार्य क्या होता है, अम्लीय माध्यम तैयार करना। सेम यहाँ पे भी HCl का यही कार्य होगा कि HCl क्या करेगा, भोजन का अम्लीय माध्यम तैयार करेगा। कैसा माध्यम तैयार करेगा, भोजन के लिए अम्लीय माध्यम तैयार करता है। जब ये अम्लीय माध्यम तैयार करता है भोजन के लिए, तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो जितने भी एंजाइम होते हैं वो क्रियाशील हो जाते हैं। एंजाइम क्या हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं। और जब ये प्रोसेस स्टार्ट होना हो जाती है तो जैसे एंजाइम क्या हुए, इसने अम्लीय माध्यम तैयार किया और एंजाइम सक्रिय होते, तो ये अम्ल क्या करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। भोजन को किससे बचाने लगता है, सड़ने से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप बताइए। ये जो अम्ल होता है भोजन को सड़ने से बचाएगा। अब जब ये सड़ने से बचाएगा तो हम बोल सकते हैं जीवाणुओं को नष्ट करता है। बताइएगा, जैसे कोई चीज तुम्हारी रक्षा कर रही है तो कहोगे कि इसने हमारे दुश्मनों से रक्षा की, तो इनने भैया सड़ने से बचाया, मतलब जीवाणुओं से रक्षा।
बात क्लियर है कि नहीं? अम्ल का कार्य समझ में आ गया आपको कि अम्ल किस प्रकार कार्य कर रहा है। अब हम बात करते हैं प्रोपेप्सिन। तो प्रोपेप्सिन क्या कर, देखिए अम्ल यहाँ पे जितना यूज हुआ हो गया, लेकिन ये थोड़ा आगे बढ़ जाता है। अब किसके पास पहुंच गया भैया? ये प्रोपेप्सिन। तो प्रोपेप्सिन क्या करता है? अम्ल के साथ क्रिया करेगा। प्रोपेप्सिन क्या करेगा? अम्ल के साथ क्रिया करेगा और किस में परिवर्तित हो जाएगा? पेप्सिन में। ये क्या करता है? जो प्रोपेप्सिन होता है अम्ल के साथ क्रिया करके पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखिएगा, बहुत अच्छे से देखना है आपको, सभी चीजें क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो इतना जब आपका हो गया, ये जो प्रोपेप्सिन था अम्ल पे इसने क्या की? अम्ल के साथ क्रिया की और पेप्सिन में परिवर्तित हो गया। और इसका एक मुख्य कार्य और है, जैसे ये पेप्सिन में परिवर्तित होता है तो इसका एक मुख्य कार्य ये है कि ये जो भोजन है, भोजन से प्रोटीन को अलग कर देता है। क्या करता है? भोजन से प्रोटीन को अलग कर देता है। बताइए यहाँ तक आपका क्लियर है कि नहीं है? देखिए बहुत अच्छे से आपका इन सभी चीज़ों का क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो चुका। अब हम बात करते हैं रेनिन की। रेनिन किस काम आता है? तो समझें कि रेनिन हमारा जो है वो किस प्रकार काम आता है, अर्थात प्रोरेनिन। इसका अगर नाम सही से लिखें, एक सेकंड, थोड़ा एक सेकंड रुकिएगा। इसको हम नाम लिखें इसका प्रोरेनिन। तो आप लोग क्या देखेंगे, यहां से भोजन से अपन लोगों ने प्रोटीन अलग कर लिया, तो जो प्रोरेनिन होता है, प्रोरेनिन किस में परिवर्तित हो जाता है? प्रोरेनिन रेनिन में परिवर्तित होगा। लेकिन इसका एक कार्य है कि ये क्या करता है? दूध को फटने से बचाता है। दूध को फटने से बचाता है। बोलिए यहाँ तक आपका क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि जो प्रोरेनिन है वो रेनिन में परिवर्तित हो जाता है। कैसे? जब ये दूध को फटने से बचाता है। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। जब ये दूध को फटने से बचाता है तो उसमें से कि ये यहाँ से जो प्रोटीन अलग कर रहा था, यहाँ से भी ये क्या करने लगता है? प्रोटीन को अलग कर लेता है। बताइएगा क्लियर है कि नहीं है? जब ये प्रोटीन को अलग कर लेता है तो जो रेनिन होता है, या सॉरी जो पेप्सिन होता है, प्रोटीन से क्रिया करके पेप्टोन्स बना लेता है। क्या बना लेता है? पेप्टोन्स। बोलिए जो प्रोपेप्सिन होता है, सॉरी जो पेप्सिन है अपना, एक सेकंड रुकिएगा, जो पेप्सिन है अपना प्रोटीन के साथ क्रिया करके ये किस में परिवर्तित हो जा रहा है? पेप्टोन्स में परिवर्तित हो जा। अब अपने पास बचा क्या है? प्रोटीन। तो प्रोटीन पे हम आगे क्रिया करने वाले हैं। किस में? देखते हैं। अभी अपन लोगों ने सिर्फ पाचन का कौन सा आमाशय वाला भाग देखा है, अब ग्रहणी में बोल रहे हैं। तो इतनी बात यहाँ तक क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? जब यहाँ इसका इतना पाचन हो जाता है आमाशय में, तो हम इस प्रकार का जो भोजन होता है उसको हम क्या बोलने लगते हैं? कि अधपचा भोजन। कैसा भोजन होता है ये? हमारे पास अधपचा भोजन प्राप्त होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? जो अधपचा भोजन होता है, इसके अगर हम रंग की बात करें, किसकी बात करें? रंग की, तो इसका हल्के भूरे रंग का रंग होने लगता है। कैसा? हल्के भूरे कलर का इसका क्या होता है? रंग होता है। और जो हल्के भूरे रंग का रंग होता है इसको हम क्या बोलने लगते हैं? कायम। बताइए आपको आमाशय में पाचन समझ में आ गया होगा कि HCl, प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन की सहायता से हमने इनका किस प्रकार से पाचन किया है। जब यहाँ तक पाचन हो जाता है तो हम तुरंत ही जो छोटी आंत होती है उसके प्रारंभिक भाग ग्रहणी में पहुंचते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि ग्रहणी में पाचन किस प्रकार होगा। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम ग्रहणी पे पहुंचते हैं। जल्दी से नोट कीजिए, या तो स्क्रीनशॉट लेना है या तो आपको नोट करना है। जल्दी से कीजिए जो भी करना है। हो गया होगा आई होप आपका नोट। तो आगे बढ़ते हैं। में पाचन, तो जो ग्रहणी में पाचन होता है, अगर बात की जाए तो ये छोटी आंत का ही भाग होता है। जैसे ही ग्रहणी में आपको मैं बता चुका हूँ कि इससे पहले कहाँ पे आमाशय में पाचन हुआ था, जहाँ पे जो भोजन था वो कैसा था? अधपचा था, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? कायम।
तो जो गृहिणी में भोजन आता है हम लोग बोल सकते हैं कि कैसा भोजन होता है, अधपचा भोजन होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? जो अधपचा भोजन आता है तो यहाँ पे गृहिणी में पित्ताशय से आने वाला पित्तरस तथा अग्न्याशय से आने वाला अग्न्याशयी रस, अग्न्याशय देखिएगा, जैसे ही गृहिणी में भोजन आया वो कैसा था, अधपचा भोजन था। तो पित्ताशय से आने वाला पित्तरस तथा अग्न्याशय से आने वाला अग्न्याशयी रस इसमें कार्य करने लगते हैं। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें क्या होने लगते हैं, मिलाए जाते हैं, जिससे जो पाचन है वो पाचन की क्रिया को क्या किया जाए, सुगमता से किया जाए, मतलब जल्दी जल्दी होने लगे। तो आप लोग देख रहे हो कि पित्ताशय से आने वाला पित्तरस, तो पित्ताशय से जो पित्तरस आता है इसकी अगर बात की जाए तो ये कैसा होता है, क्षारीय। इसकी प्रकृति अम्लीय या क्षारीय की बात की जाए तो ये कैसी हो रही है, जब ये क्षारीय प्रकृति हो रही है तो आपको पता है जो भोजन पहले था अपने पास वो अम्लीय प्रकृति में कार्य कर रहा था। तो जैसे ही भोजन यहाँ पे आता है तो अम्लता को क्या कर देता है, भोजन की खत्म कर देता है तथा क्षारीय माध्यम को ये क्या करने का करता है, कार्य करता है, क्षारीय माध्यम तैयार करने का कार्य करता है। इतनी बात क्लियर है या फिर नहीं, बोलिए क्लियर है? तो अब देखते हैं अग्न्याशय। तो अग्न्याशय से जो अग्न्याशयी रस रहता है ये भी कैसा होता है, क्षारीय होता है, लगभग 7.3 से 8.4 इसका क्या होता है, पीएच या फिर क्षारीय मान हम लोग बोल सकते हैं। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, देखते हैं कौन कौन से वो एंजाइम हैं। पहला ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलोप्सिन तथा तीसरा स्टेप्सिन। इतनी बात क्लियर है या फिर नहीं? देखिए इसका कार्य तो हमें पता चल गया, अब हमें बात करनी है अग्न्याशयी रस की। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे अग्न्याशयी रस से 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित हो रहे हैं, पहला ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलोप्सिन और तीसरा स्टेप्सिन। जो ट्रिप्सिन होता है, अब आप कहोगे ये किस काम आता है, ये किस काम आता है और ये किस काम आता है, ध्यान रखिएगा। जस्ट पहले जाइए अमाशय में, उसमें अपन लोगों को क्या प्राप्त हो रहा था, प्रोटीन, प्रोटीन बचा हुआ था और लास्ट में क्या बचा था, पेप्टोन्स। जब आपको ध्यान हो रेनिन की क्रिया प्रोटीन से कराई थी, पेप्सिन की क्रिया प्रोटीन से कराई थी, तो अपन लोगों को क्या प्राप्त हुआ था, पेप्टोन्स। प्रोटीन तो बचा ही था, साथ साथ में क्या बचा था अपने पास, पेप्टोन्स बचा था। तो जो ट्रिप्सिन होता है इन दोनों पे कार्य करता है, प्रोटीन और पेप्टोन्स पे, और इनको किन में परिवर्तित कर देता है, एमिनो अम्ल में। इतनी बात क्लियर हुई या फिर नहीं, बताइए? जो प्रोटीन और पेप्टोन्स हैं इन पे ये क्या करता है, ट्रिप्सिन कार्य करता है, ये वाला एंजाइम इन पे कार्य करेगा और इनको किस में परिवर्तित कर देगा, एमिनो अम्ल में। क्लियर है? अब बात करते हैं एमाइलोप्सिन की। तो एमाइलोप्सिन में होता क्या है, जो भी शर्करा या मंड रहती हैं, शर्करा और मंड। अब आप कहोगे शर्करा क्या होता है, तो अगर सीधी बात की जाए शर्करा की तो हम लोग इसका कनेक्शन किससे, शक्कर या चीनी से लगा सकते हैं। शर्करा मतलब शक्कर या चीनी। अब आप कहोगे मंड, तो अगर सुना हो एक वर्ड चावल का मांड, ये ग्लूकोज का ही भाग होता है इसलिए इसको चावल का मांड भी अपन लोग बोल सकते हैं। तो शर्करा और मंड जो एमाइलोप्सिन होता है इन दोनों पे कार्य करता है और इनको किस में बदल देता है, बताइएगा, ग्लूकोज में। इतनी बात क्लियर है या फिर नहीं? अब बचता है लास्ट स्टेप्सिन। तो अगर सीधे सीधे वर्डों में कहें, जो बसा रहता है अपने पास, क्या, जो बसा रहता है इसको किस में बदल देता है, ये बसीय अम्ल में। जो जितना भी अपने पास बसा है यह किसको परिवर्तित कर देगा, बसीय अम्ल में परिवर्तित कर देगा। और जब ये बसीय अम्ल में परिवर्तित कर देगा तो यहाँ पे जो पाचन होता है यहाँ पर पूरा हो जाता है। अगर हम बोल सकें तो यहाँ पे लगभग 90% भोजन का क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। अब जो शेष पाचन रहता है वो कहाँ पे होता है, अगले भाग में, जिसको क्षुद्रांत या फिर अपन लोग छोटी आंत बोल सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो अब देखते हैं, इस पे आते हैं हम लोग। क्षुद्रांत में पाचन, ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। तो क्षुद्रांत में पाचन, थोड़ा इसको सही कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझते हुए पढ़ना है कि क्षुद्रांत जो होता है, क्षुद्रांत में जो पाचन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो देखते हैं क्षुद्रांत में
पाचन। तो क्षुद्रांत में पाचन पढ़ने से पहले अगर आपको पता हो कि जो भोजन आ रहा था लास्ट में जस्ट अभी जो पहले पढ़ा है वो किस रूप में था, वसा के रूप में। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है आप लोगों को? वसा है तो ये पता किस रूप में आएगा, वसा की बड़ी गोलियों के रूप में। जो वसा रहता है उसकी किस रूप में, बड़ी गोलियों के रूप में। अब आपको अगर एक चीज़ पता हो, जो गोलियां रहती है मतलब गोल इस प्रकार रहेगा कि नहीं रहेगा, और ये अगर इसका क्षेत्रफल की बात की जाए कि इनका जो क्षेत्रफल होता है वो कितना कवर्ड करें, या ये जितना क्षेत्रफल घेरते हैं, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो इससे बखूबी वाकिफ होगे कि सबसे कम क्षेत्रफल कौन घेरता है, गोला सबसे कम घेरता है। अगर किसी सरफेस पर रखें तो थोड़ा सा ही भाग कवर होता है। अब आपको ये क्यों बता रहा हूँ, तो इसमें ये एक लॉजिक है कि भाई जो रहता है, एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा, जो क्षेत्रफल रहता है, अब एंजाइम को कार्य करने के लिए पृष्ठ की आवश्यकता होगी, लेकिन इसमें क्या होता है, कम पृष्ठ होता है, तो कुछ तो करना पड़ेगा ज़्यादा क्षेत्रफल के लिए। तो एक इसमें लवण पाया जाता है, पित्त लवण। पित्त लवण क्या करता है, जो बड़ी गोलियां होती हैं, इन बड़ी गोलियों को किस रूप में परिवर्तित कर देता है, छोटी गोलियों के रूप में परिवर्तित कर देता है। जैसे ये छोटी गोलियों के रूप में परिवर्तित करता है तो जो एंजाइम होता है, एंजाइम इन पर कार्यशील हो जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कार्य करने के लिए सक्षम हो जाता है। बोलिए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आप सभी का। जब यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है तो हम बात करें अगर क्षुद्रांत की। क्षुद्रांत में क्या पाई जाती हैं, आंत ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, आंत ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और ये जो ग्रंथियाँ होती हैं ये क्या करती हैं, आंत रस का श्रावण करती हैं। किसका श्रावण करती हैं, आंत रस। अब आप कहोगे रस तो आ गया, मतलब एंजाइम भी आएंगे, तो जायज़ बात है, एंजाइम आने वाले हैं। दो एंजाइम होते हैं इनमें, एक होता है एरेप्सिन, दूसरा होता है लाइपेज। अब इनके हम कार्य के बारे में बात करेंगे कि जो एरेप्सिन होता है वो किस काम आता है और जो लाइपेज होता है वो किस काम आता है। तो सबसे पहले एरेप्सिन की बात करते हैं। तो जितना भी प्रोटीन था, समझिएगा कि जितना भी आपके पास प्रोटीन, बचा हुआ प्रोटीन है वो, और जो शर्कराएं रहेंगी, जितना भी प्रोटीन रहता है वो किस में बदल जाता है, हम बता दे रहे हैं आपको, एमिनो एसिड में। किस में बदल जाता है, एमिनो एसिड में। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? कि देखिए जितना भी प्रोटीन अब बचा है एट लास्ट वो किस में बदल जाएगा, एमिनो एसिड में। अब क्या बचता है, अब बचती हैं शर्कराएं। तो जो भी शर्कराएं हैं, अब आप कहोगे कौन कौन सी शर्कराएं, तो देखते हैं। जैसे हुआ अपने पास सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टेज, ये जो जितनी भी शर्कराएं होती हैं अर्थात ग्लूकोज से निर्मित भाग होते हैं, ये इनको किन में परिवर्तित कर दिया जाता है, ग्लूकोज में ही परिवर्तित कर दिया जाता है। बोलिए बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा, आई होप। अब बात करते हैं लाइपेज की। तो लाइपेज में कुछ नहीं होता, जो भी आपके पास बचा रहेगा, क्या, जो भी बचा हुआ बचा रहेगा, इसको या तो बसीय अम्ल में बदल दिया जाएगा, या तो बात की जाए तो ग्लिसरॉल में बदल दिया जाएगा। तो बताइए यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसका ये हो गया, इसका हो गया। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जो पुराने भी हैं भाई वो भी शेयर करो, बहुत ज़्यादा शेयर।